Namaskar. Myself, Dr. Pramod Kumar Gupta. I will teach all of you uh, about plagiarism. और आज मैं आपको प्लेगरिज्म करके दिखाने वाला हूँ। प्लेगरिज्म में हमने कल थ्योरी देखी थी कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म और आज हम उसको देखते हैं कि हाउ वी कैन अवॉइड द प्लेगरिज्म प्लेगराइज मैटर. ओके, so I will show you the Turnitin. Are you looking? Please raise your hands if you are looking my screen. Okay, thank you. We have uploaded the file and we are going to collect the report. Okay, thank you. Here we will collect the report. It is taking time. We will do again this process. We will go through submit, first name Pramod, then chapter 1, choose from this computer. Upload.
confirm. 70%, we have gotten 76% similarities. Okay. Where here we can download the report. This is the digital receipt. We can see here the plagiarized matter. Okay, you can see. एक्चुअली यहाँ जहाँ कहीं भी हमको कंटिन्यूएशन में मैटर मिलता है, ये प्लेगराइज है। कंटिन्यूएशन मीन्स ये आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यूएशन में, दिस इज प्लेगराइज मैटर। और उरकुंड इतना फास्ट कैच नहीं करता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये फाइंड एंड रिप्लेस करने की भी कोशिश की गई है, उसको भी उसने पकड़ लिया है। ये देखिए। ये आप देख रहे हैं। और ये जो वन सेंटेंस में ले रहा है, इट इज शोइंग ऑन ओनली वन सेंटेंस, वन वर्ड। तो उरकुंड इसको इतना कैच नहीं करता है। और इन्होंने ये सिमिलरिटीज भी मैच की हैं कि नेट में, ये इंटरनेट में अवेलेबल है ये मैटर। और you are looking different colors in plagiarized matter, then we will see in report those colored matter, different colors will show different sources. ये इन्होंने दिया है। और when we will go at we are trying to collect the plagiarism report.
It is downloading. I will show you after 2 minutes. तो यहाँ पर बहुत से लोग एक पैरा they have taken from other sources and they include in their work and change some words in original source you are looking and tactic ये इन्होंने चेंज किया basically those content taken from another sources and fit together किया गया है ये आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये इसको फिट टुगेदर किया गया है इन्होंने दूसरी जगह से लिया और लेने के बाद उसको अपने वर्क में यूज किया कुछ चेंजेस के साथ दिस इज द रिपोर्ट बाय टर्निटिन यू आर लुकिंग we are looking different colors in all papers and at the last we will get the original sources of plagiarized matter. I hope you are looking. This is 76%, and it is reflecting the researcher has taken 54% plagiarized matter from Shodh Ganga in freevnet.ac.in. Okay, 6% from seconds terraleska.com, 4% from escribid.com, 3% from www.tars.in. तो इस तरह से ये रिपोर्ट जनरेट करके आती है और ये जो हम वहाँ डिफरेंट कलर्स देख रहे थे यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में ही उनके ओरिजिनल सोर्सेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन ऑफ प्लेगरिज्म तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं और या यूनिवर्सिटी में भी आप कराएंगे तो लगभग इसी तरह का पाएंगे टर्निटिन इस मामले में थोड़ा सा एक फास्ट सॉफ्टवेयर है दिस इज फास्ट एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर इट यूज जनरली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उरकुंड थोड़ा सा लिबरल है उरकुंड इतना चेकिंग इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं करता है आपने यहाँ पर देखा होगा कि फाइंड रिप्लेस को भी इसने इजीली कैच किया है और उरकुंड इतना नहीं करता है वो थोड़ा सा लिबरल है कहीं ना कहीं आपको कुछ छूट देता है चेंज करने की लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर बाय चैप्टर हम ऐसा क्या करें we don't want to take another work in our work हम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन एक्सीडेंटली वो हमारे वर्क में आके इंक्लूड हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर इन फर्स्ट चैप्टर यू नो वेरी वेल कि यू राइट योर इंट्रोडक्टरी पार्ट इन योर फर्स्ट चैप्टर आप अपने पहले चैप्टर में आप अपने पहले अध्याय में आप अपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड कीवर्ड्स को वोकेबुलरी को
अपने वेरिएबल को, अपनी समस्या को, अपने शोध शीर्षक को आप जस्टिफाई करते हैं और उसके लिए आपको ढेर सारी डेफिनिशंस की ज़रूरत होती है। आपको ढेर सारे वेरिएबल्स के एक्सपोज़िशन की ज़रूरत होती है, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। और जब हम दूसरे सोर्सेस से कंटेंट हमें लेना ही लेना है, ऑलरेडी वी आर टेकिंग सम मैटर फ्रॉम अनदर सोर्सेस, ले रहे हैं हम, वी नो वेरी वेल एंड चेकर नो वेरी वेल कि यू आर टेकिंग, लेकिन सॉफ्टवेयर तो नहीं समझ रहा है कि दिस इज योर लिमिटेशन और आपको इसी लिमिटेशन के साथ में काम करना है। आपको अगर अपना एक वेरिएबल यूज़ करना है, सपोज़ दैट एंगरनेस पे आप काम कर रहे हैं। तो एंगरनेस पे आप काम कर रहे हैं, कुछ इस तरह के गेम्स हैं जहाँ पे एंगरनेस एक कंपल्सरी वेरिएबल है और आपको लेना ही लेना होता है। तो सपोज़ दैट कि आप एंगरनेस को यू विल डिफाइन एट द फर्स्ट चैप्टर। आप वहाँ डिफाइन करेंगे, यू विल टेक द सम डेफिनिशंस ऑन एंगरनेस, हैं? तो आप जब डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आप कहीं न कहीं से लेंगे। तो देयर इज़ ए ऑब्स्टेकल कि किस तरह से आप ले भी लें और आप प्लेगराइज़ होने से बच भी जाएँ। उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि यू राइट योर जिस्ट ऑन योर कीवर्ड्स। आपको अपने कीवर्ड्स पर, आपको अपने इंट्रोडक्शन पर अपना जिस्ट लिखना चाहिए इन योर ओन वर्ड्स। You should not take the matter from another sources. You can quote, you can cite. आप वहाँ साइट कर सकते हैं, आप कोट भी कर सकते हैं कि आपने ये डेफिनिशंस वहाँ से ली और फिर उसके बाद में वहाँ अपना ओपिनियन आप शामिल करें। तो जो हिस्सा बाहर से आप ले रहे हैं, वो बहुत ही नॉमिनल होगा और ये 10% में इंक्लूड हो जाएगा, ईज़िली इंक्लूड हो जाएगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम आती है दूसरी। यू फेस द सेकंड प्रॉब्लम इन सेकंड चैप्टर। यू आर राइटिंग योर रिव्यू रिसर्चेस एंड you have seen already in my report, we have gotten approx 56 or 60 approx we have taken from Shodh Ganga. जनरली हम जितने भी रिव्यू रिसर्चेज हैं, वो सारे के सारे हम शोध गंगा से ही ले लेते हैं। एक सबसे अच्छा सोर्स है, एक सबसे अच्छा इंडियन रिपॉजिटरी है ऑफ रिसर्च वर्क है। हम वहाँ जाते हैं और वी सर्च एंड सीक आवर रिव्यू रिसर्चेज, जो हमारे काम में आने वाले हैं, हम खोजते हैं और पाते हैं और कोशिश करते हैं कि एज़ इट इज़ हम वहाँ पे अपने वर्क में भी उनको लगा देते हैं, सजा देते हैं। बट जब हम जाते हैं अपना थीसिस वर्क लेके फॉर डिटेक्शन टू प्लेगरिज्म या प्लेगराइज़ मैटर, देन वी गेट कि इट इज़ प्लेगराइज़ मैटर। ये प्लेगराइज़ मैटर की कैटेगरी में आता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वी वांट टू राइट, हम वी वांट टू राइट इन ओन वर्ड्स। हम लिखना चाहते हैं अपने शब्दों में, लेकिन अक्सर हमको ये फ़ोर्स किया जाता है कि रिव्यू रिसर्चेज़ लिखने का ये एक फ़िक्स तरीका है। दैट इज़ ओनली ए वे टू राइट योर रिव्यू रिसर्चेज़। एक फ़िक्स तरीका है आपके पास, जहाँ आप यू विल राइट रिसर्च नेम, you will write author name, you will show year, you will write objectives of the this research, you will write the methodology of this research, you will write the conclusion of this research. हमसे हमेशा कहा जाता है कि ये आपके पास एक फिक्सिशियस तरीका है और एपीए में यही एक तरीका बताया गया है
मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, I would like to say with you, please read the abroad researches. आप अब्रॉड की रिसर्चेस देखिए, वो जनरली ऑथर को कोट करते हैं या रिसर्च नेम या रिसर्च वर्क को कोट करते हैं। या तो इतना डिटेल नहीं देते हैं, ऑथर को कोट किया और उसके बाद में जस्ट दे इंक्लूड देयर ओपिनियन ऑन रिसर्चेस। इसीलिए वहाँ प्लेगरिज्म का इतना प्रॉब्लम सेकंड चैप्टर में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सेकंड चैप्टर में प्लेगराइज मैटर का बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हमारे सामने एक ही सोर्स है जहाँ से हम रिव्यू रिसर्चेस सर्च करते हैं और पाते हैं और उनको कोट करते हैं, और मेथड भी हमारे सामने कहा जाता है कि दिस इज योर लिमिटेशन, आपको इसी तरीके से लिखना है। आप अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड ऑलवेज कि आपको वहाँ लिखना चाहिए, आपको वहाँ प्रेजेंट करना चाहिए वर्क एंड ऑथर नेम, ईयर, बट you should write there in your own words your opinion, उस वर्क के प्रति आपकी क्या ओपिनियन है, आपने उस वर्क को पढ़ने के बाद क्या पाया है, आपको ये वहां पर लिखना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो इससे प्लेगराइज मैटर की प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे, और दूसरा, चेकर को ये भी कहीं ना कहीं क्लियर होगा कि यू हैव डन थारो स्टडी, आपने एक थारो स्टडी की है, आपने डिटेल स्टडी की है, और आपने अपने रिव्यू रिसर्चेस को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बहुत से लोग इसको अपोज भी करते हैं, बट आई डोंट नो कि इसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन है। अदरवाइज अगर आप वहां से सारा का सारा मैटर लेते हैं और वो सारी चीजें उसी मैनर से आप वहां पे मेंशन करते हैं, तो प्लेगरिज्म में आने के अलावा आपके पास कोई वे दूसरा वे है ही नहीं। और 10% में कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट चैप्टर का भी कुछ मैटर इंक्लूड करना है, वो होगा ही होगा। और अगर पूरा का पूरा सेकेंड चैप्टर भी इंक्लूड हो जाता है, तो यू विल फेस द प्रॉब्लम, ए बिग प्रॉब्लम। और इसके बाद हम आते हैं थर्ड चैप्टर में। व्हेन वी राइट द थर्ड चैप्टर, देयर इज ए मोस्ट फिक्सियस मेथोडोलॉजी, इसका नाम ही मेथोडोलॉजी है। और हम जब आते हैं मेथोडोलॉजी मेंशन करने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास कुछ फिक्स चीजें होती हैं। जनरली यहाँ बहुत से लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखते हैं, बट इन माय ओपिनियन यू शुड नॉट राइट देयर द methodology definitions. If you are using survey method, then I am looking continuously, some guys are writing the definitions of survey method, नहीं लिखना चाहिए। If you are using t test, many guys are giving the t test formula, बहुत से कैंडिडेट्स वहां पर इस तरह की चीजें मेंशन करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। ये डेफिनेशंस हमको वहां पे यूज नहीं करनी चाहिए। और यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा मैटर है, सपोज दैट यू आर टेकिंग नल हाइपोथेसिस, इफ यू आर यूजिंग नल हाइपोथेसिस इन योर वर्क, और if you are your checker plagiarism checker is not compatible in your research work, if he is not expert in research work, then he will not use the filters। और कुंड में ढेर सारे फिल्टर्स भी हैं, और एक चेकर को कहीं ना कहीं वो यूज भी करने होते हैं। और अगर आपका चेकर, प्लेगरिज्म चेकर, रिसर्च के प्रति अवेयर नहीं है, अगर ही डू नॉट नो अबाउट
the writing of null hypothesis, then आपके वर्क में एक लाइन आएगी और वो क्लियरली बोलेगा कि इट इज प्लेगराइज. मैनी टाइम्स ही इज लुकिंग एट इंटरनेट, वो देख रहा है कंटिन्यूअसली, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन फला फला. और ऐसा एक मैटर आई हैव फेस्ड, सो आई एम डिस्क्राइबिंग विद यू. मैं फेस कर चुका हूँ एक ऐसा मैटर, और मैंने उनको सजेस्ट जब किया तो फिर उसके बाद वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गए, अपने गाइड के पास गए, और उन्होंने उनको ये प्रॉब्लम बताई कि न आई नो वेरी वेल कि नल हाइपोथेसिस मैनी टाइम्स इंटरनेट में मौजूद है, मिलेगा, चूंकि इसकी वर्डिंग ही इस तरह की है, इसका तरीका ही लिखने का यही है. तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आपको मेथोडोलॉजी वाले चैप्टर में आती है, जहां आपको फिक्सिशियस वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और आपका सॉफ्टवेयर या उस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला, चेक करने वाला चेकर अगर उसको नहीं समझ पा रहा है, तो आप अ, अपनी बात को लेकर के, हमने कल एपीआई डीपीआई के बारे में पढ़ा था, और हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमिटीज, फर्स्ट इन योर इंस्टीट्यूशन, and first in your department, and supreme in your institution. और फिर इसके बाद भी एक कमेटी है जो ऑपरेट होती है यूनिवर्सिटी के द्वारा. तो आप वहां पर अपनी बात कह सकते हैं. यू कैन रेज योर वॉइस ऑन योर प्लेगराइज मैटर इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि इट इज नॉट प्लेगराइज. अगर ये प्लेगराइज मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप अपनी बात को अपने गाइड के सामने, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सामने, और इन सभी के साथ आप यूनिवर्सिटी के हाई ऑफिशियल्स के सामने रख सकते हैं, और उन्हें समझा सकते हैं कि देखिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस. ये नल हाइपोथेसिस की फिक्सिशियस वर्ड्स हैं, ये इसी मैनर में लिखना ही लिखना है. आप उनको बता सकते हैं. ऐसा अगर कोई इश्यू आपके सामने आता है तो सपोज दैट बेंड एंड रीच, या कुछ भी ऐसा आप कोई एक्सरसाइज लेते हैं और उसकी डेफिनेशन आप वहां यूज कर रहे हैं, और उसने कहा कि नहीं, ये तो ऑलरेडी कोट किया हुआ है, ऑलरेडी ये किसी और का है, तो आप वहां कह सकते हैं कि नहीं, ये प्लेगरिज्म नहीं है, और इट इज नेसेसरी टू मेंशन हियर. हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. अगर नहीं करेंगे तो इससे हमारा वर्क इनकम्प्लीट रहेगा, और ये हमें करना ही करना पड़ेगा. मैं कल आपको जस्ट आई वाज डिस्क्राइबिंग अबाउट पीएचडी ऑफ लिटरेचर, कि लिटरेचर में ये प्रॉब्लम बिल्कुल एक कॉमन है. देयर इज a common problem if we are taking comparison between Indian authors and Western authors and some regional authors. तो we will take content, हम उनका कंटेंट लेंगे, और पूरा का पूरा कंटेंट लेंगे. सपोज दैट वी आर वर्किंग ऑन स्टोरीज, शहादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कृष्णचंद्र, या कुछ भी ऐसा हम ले रहे हैं, चेतन भगत, किरण देसाई, अनीता देसाई, हम्म, पटनायक, किसी को भी हम ले रहे हैं, तो उन सभी का जब हम मैटर पे काम करेंगे, तो वहां मेंशन करना हमारी व्यवस्था है. दिस इज अवर लिमिटेशन. और मेंशन करेंगे तो हमें वहां मेंशन करने के बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हम लिख के दे सकते हैं कि ये हमारे लिए कंपलसरी है, और ये प्लेगराइज मैटर की श्रेणी में नहीं आता है. थर्ड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भी फिक्सिशियस मैटर है, और वो मैटर ऑलरेडी इंटरनेट में प्रीवियसली अवेलेबल है, तो वहां भी आप अपने गाइड से एडवाइस करके, अपने एचओडी से एडवाइस करके, आप जो भी हाई कमेटी है
वहां पे उस बात को पुट अप कर सकते हैं कि दिस इज नॉट प्लेगराइज मैटर, वी आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपके एचओडी को और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, सॉरी एचओडी एंड गाइड को ये लिख के देना पड़ेगा कि वी आर टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर रेस्पॉन्सिबल इफ एनीवन विल क्लेम ऑन दिस, ये प्लेगराइज मैटर नहीं है। नाउ वी कम एट फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर में हमारे पास होता है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के पहले वी शुड टॉक अबाउट द डेटा। इंटरप्रिटेशन के पहले हमें डेटा पे बात करनी चाहिए, कैलकुलेशन पे बात करना चाहिए। मैनी गाइस टेक सम अनदर्स डेटा, वो किसी दूसरे का डेटा ले लेते हैं और डायरेक्टली दे यूज इन देयर वर्क। तो ये तो सीधा सीधा पनिशेबल क्राइम है, परफेक्ट क्राइम है। यू शुड नॉट टेक अनदर्स डेटा फ्रॉम अनदर्स वर्क। आपको डेटा कभी भी किसी दूसरे का नहीं लेना चाहिए। और अगर कभी कभार ये व्यवस्था है किसी दूसरे व्यक्ति का डेटा लेकर अपने वर्क में यूज करना, तो यू कैन टेक इट, बट यू हैव टू टेक परमिशन। आपको रिलेटेड पर्सन से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, और यू हैव टू मेंशन दोज नेम्स। आपको उनके नेम्स भी अपने वर्क में कहीं ना कहीं मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना मेंशन किए हुए अगर आप किसी का डेटा ले लेते हैं तो ये परफेक्ट क्राइम है। और धीरे धीरे हमारे यहाँ एक न्यू कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, वी आर मेकिंग सम डेटा बैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ICSSR हैज मेड ए डेटा बैंक। उन्होंने अपने रिसर्चर के लिए एक डेटा बैंक बनाया हुआ है, और वो अपने रिसर्चर को उस डेटा बैंक के लिए परमिट करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ रिसर्च कर रहा है वो इसका यूज कर सकता है। तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि आने वाले वर्षों में एनसीटी या एआईसीटी जो भी इस तरह के रेगुलरिटीज हैं, वो आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोविजंस करेंगी कि डेटा बैंक्स, अगर if one researcher is using some data on national athletes, on कबड्डी प्लेयर्स, ऑन क्रिकेट प्लेयर्स, तो हम सभी चाहेंगे कि अगर एक व्यक्ति उस पे काम कर चुका है और दूसरे व्यक्ति को अगर अपने वर्क में किसी तरह का उससे हेल्प मिल रहा है, तो हमें ले लेना चाहिए। हम उसकी बात से आगे बढ़ेंगे, चेन रिसर्च करेंगे। हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, वेद कहते हैं उनको, हजारों साल पुरानी पुस्तकें हैं, और वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी, वो हजारों वर्षों की राइटिंग का परिणाम है। और ऋषि परिवारों में उनको लिखा जाता था, धीरे धीरे लिखा जाता था, कलेक्ट किया जाता था। तो इसी तरह से अगर हम चेन रिसर्च करेंगे, आपने एक वर्क किया और उस वर्क से कोई दूसरा प्रॉफिटेबल हो रहा है, उसने भी किया, तो इस चेन रिसर्च में हम ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स पाएँगे। तो डेटा बैंक का भी कॉन्सेप्ट आगे चल के आएगा, बट इन दिस टाइम वी शुड नॉट यूज़ अनदर्स डेटा इन आवर रिसर्च वर्क। इस समय हमें किसी दूसरे का डेटा जनरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर करना हमारी व्यवस्था है, हमारी लिमिटेशन है, तो वहाँ पे हम मेंशन करने के बाद उसको यूज़ कर सकते हैं। और कुछ, देयर आर मैनी रिसर्चर्स, दे यूज़ अनदर्स टेबल्स डायरेक्टली। बहुत से रिसर्चर्स हैं जो डायरेक्टली, डेटा तो छोड़ ही दीजिए, दो दे डोंट नो अबाउट डेटा, they use directly another's tables,
जो दूसरे की थीसिस में टेबल्स बने हुए हैं, वो डायरेक्टली जनरली वहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं और उसको अपने वर्क में इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे भी रिसर्चर हैं जो डेटा अपना जेन्युइन लेते हैं, कैलकुलेशन भी जेन्युइन करते हैं, लेकिन उनके पास वो इंटरप्रिटेशन करना नहीं जानते। दे डोंट नो अबाउट राइटिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन, दे डोंट नो। तो वो करते क्या हैं कि जनरली दे सर्च किसने एनकोवा यूज़ किया है, किसने एनोवा यूज़ किया है, किसने मनोवा यूज़ किया है और जनरली इस तरह की कुछ थीसिस वो सर्च करते हैं और पाने के बाद वहाँ से they copy the tables, they copy the interpretations और जनरली they try कि वो वहाँ पे कुछ चेंजेस कर दें और उसके बाद अपने वर्क में ले आएँ। सॉफ्टवेयर जनरली उसको कैच कर लेता है। सभी का रिसर्च वर्क अपने आप में जेन्युइन होता है। जिस तरह से वी हैव थंब एंड सभी पर्सनैलिटीज़ का, सभी ह्यूमन का थंब एक दूसरे से अलग है। किसी का भी किसी के थंब से मिलता नहीं है। तो सेम इसी पैटर्न में हमको भी अपना रिसर्च वर्क करना चाहिए और इंटरप्रिटेशन भी उसी तरह का करना चाहिए। आई नो वेरी वेल कि देयर इज़ ए फिक्सिशियस प्रोसेस, फिक्सिशियस वर्ड्स इन इंटरप्रिटेशन। कुछ ऐसा है, स्पेशली इन क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा फिक्स है, जहाँ हमको फिक्सिशियस मोड में ही लिखना होता है कि एक क्लस्टर का मीन स्कोर इस क्लस्टर से हाई है या लो है या हमारा हाइपोथेसिस यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड हो रहा है, एक्सेप्टेड हो रहा है, ये कुछ फिक्सिशियस वर्डिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी, इस फिक्सिशियस वर्डिंग के बावजूद भी, मैं आपसे यही कहूँगा कि कहीं न कहीं आपको अपने ओन वर्ड्स लाने चाहिए। इंटरप्रिटेशन आपको दूसरों का कट कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। जनरली बहुत से बच्चे कट कॉपी पेस्ट करते हैं और उसमें अपने न्यूमेरिक फिगर भरने के बाद में वो अपने रिसर्च में जनरली यूज़ कर लेते हैं। लिटरेचर वाले तो कर ही नहीं सकते हैं। साइंस वाले भी नहीं कर सकते हैं, अदर सोशल साइंसेज़ वाले भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लगा रहे हैं, जहाँ हमारे पास वी हैव न्यूमेरिक फिगर्स, वी आर डूइंग सम कैलकुलेशंस ऑन आवर डेटा, वी आर इंटरप्रेटिंग आवर कैलकुलेशन वेयर वी यूज़ जनरली this type of process. We copy another's interpretation. First of all, we match our work with another works. We are using ANCOA, another have used ANCOA, so no any problem. जनरली वहाँ से हम उठाएँगे, उसको अपने वर्क में रख लेंगे और जस्ट हम न्यूमेरिक फिगर्स चेंज कर देंगे। तो वी शुड नॉट डू दिस टाइप ऑफ। अगर हम ऐसा करते हैं, तो भी कहीं न कहीं ये सॉफ्टवेयर हमको कैच कर लेंगे और हमारी मेहनत को हमने इतना सारा हार्ड वर्क किया है, उस पे पानी फेर देंगे। जनरली मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि अगर फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में हमारे पास ओन वर्ड्स भी जैसे हम कल बात कर रहे थे अबाउट एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म की, कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर में किसी डेफिनिशन के बारे में, किसी कीवर्ड्स के बारे में, वहाँ तो हम भूमिका निकाल रहे हैं और वो हमने अगर कहीं से लिया है, हम अपने ओन वर्ड्स में भी लिख रहे हैं और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
हम जनरली नहीं याद कर पा रहे हैं कि ये वर्ड्स हमारे हैं या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हो सकता है हमने कभी पहले पढ़ा हो और जनरली हम उन्हीं को लिख रहे हैं। ये भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम किसी दूसरे के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या पर्टिकुलर कुछ लाइन्स हमारे दिमाग में फिक्स हैं, हमें अच्छी लगी और हम उनको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, वो है आर्टिकल स्पिनर करके ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं प्ले स्टोर में और इंटरनेट में, जो आपको भाषा चूज़ करने में मदद करते हैं। वो कहीं न कहीं आपको पैराफ्रेज़िंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको पैराफ्रेज़िंग में हेल्प नहीं लेनी है, आपको वोकैब्युलरी लेने में उनकी हेल्प आप ले सकते हो। There are many this type of softwares जो आपकी हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। उनकी अपनी वर्ड्स लिमिट है, उनमें से कोई 1000 वर्ड्स वन टाइम में स्पिन करता है। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं कि अगर आप वहाँ 1000 वर्ड्स पुट अप करते हैं और उसके बाद में आप स्पिन करते हैं, तो वो आपको 10 टाइम्स 10 ऑप्शंस लैंग्वेजेस के देते हैं कि आप इस तरह का भी लिख सकते हैं, आप इस तरह का भी लिख सकते हैं, ऐसा। लेकिन यू हैव टू रीड केयरफुली क्योंकि मशीन जब पढ़ती है, तो आज भी वो कहीं न कहीं फीलिंग्स, अफेक्शन या कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन उतना अच्छे से नहीं पकड़ पाती है। जस्ट वो सिनोनिम्स और ग्रामर उन सब का ही यूज़ कर रहे हैं। वहाँ इतनी फीलिंग्स नहीं है जितना आपके पास है, क्योंकि दिस इज़ योर वर्क। आप उससे जुड़े हुए हैं, आपने उसमें हार्ड वर्क किया है, इसलिए आप वहाँ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट टू राइट सम वर्ड्स, तो आप यू कैन टेक हेल्प with the article spinner type of this type of softwares आप ले सकते हैं और ये ठीक काम करते हैं और इस तरह का एक फेमस सॉफ्टवेयर है क्विलबोट करके वो प्लेगरिज्म भी में भी हेल्प करता है देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर ग्रामरली है वो ग्रामर में आपकी हेल्प करता है आर्टिकल स्पिनर के नाम से ही एक सॉफ्टवेयर है वो भी आपकी हेल्प करता है आर्टिकल बोट करके एक सॉफ्टवेयर है वो भी आपकी इस टाइप की हेल्प करता है। तो अगर आप चाहें तो वर्ड्स के लिए आप उनसे वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और हम अब बात कर रहे हैं 4th चैप्टर की और हमने इंटरप्रिटेशन की बात की कि इंटरप्रिटेशन में जनरली हमें अनदर्स वर्क से कुछ भी नहीं लेना चाहिए और फाइनली अब हम बात करते हैं अपने डिस्कशन की। Here I would like to say with you कि इन आवर वर्क इट इज आवर ओरिजिनल वर्क यही वो काम है जो हमने किया है अदरवाइज फर्स्ट चैप्टर में आपने जो भी किया था कहीं ना कहीं आप वहां भूमिका बना रहे थे कहीं ना कहीं वहां आपने सारा मैटर बाहर से लिया इन सेकेंड चैप्टर डायरेक्टली यू हैव टेकन फ्रॉम अनदर सोर्सेस इन थर्ड चैप्टर you have written methodology this is only information in fourth chapter you have taken help with the SPSS and fourth chapter थोड़ा बहुत काम आपने फोर्थ चैप्टर में किया है जो इंटरप्रिटेशन है और रिजल्ट्स हैं लेकिन जो फिफ्थ चैप्टर है where you are writing the conclusions and discussions on your results जहां पर आप अपने निष्कर्ष लिख रहे हैं जहां पर आप उन निष्कर्षों से प्रीवियस रिव्यू रिसर्चेस को मैच कर रहे हैं कि वर्मा एंड वर्मा ने पहले भी किया था इस पर काम लेकिन उन्होंने ये निष्कर्ष पाए थे गुप्ता एंड गुप्ता ने इससे पहले भी किया था और उनके ऑब्जेक्टिव एंड माय ऑब्जेक्टिव आर सेम बट
कंक्लूजन आर डिफरेंट। उन्होंने ये कंक्लूजन पाए थे, हमने ये कंक्लूजन पाए। तो इन माय ओपिनियन 5th चैप्टर में तो प्लेगरिज्म की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम ही आती है। इफ यू आर कोटिंग, इफ यू आर साइटिंग सम अनदर रिव्यू रिसर्चेस, देन मे बी आ सकती है थोड़ा बहुत। अदरवाइज 5th चैप्टर में प्लेगरिज्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके बाद आप समरी लिखते हैं, और ये तो हम जनरली we were talking about 5 chapters. This is the general classification of writing of thesis. First, in first chapter, introduction; in second chapter, review researches, review literature; and in third chapter, you write methodology; in fourth chapter, calculation and interpretation; and fifth chapter, you write discussions. Many guys make some tools, and when you make some tool, then you write a special chapter on tool making. तो यहाँ भी operational definitions, अगर आप you are writing operational definition, in my opinion, you will not get any plagiarized wording, cause those are your own words. And if you are taking classification, if you are taking bifurcation in your factors, you are choosing your factors, sub factors, तो those are genuine work. तो इसमें भी कोई ऑपरेशनल डेफिनेशंस राइटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप फैक्टर्स और सब फैक्टर्स लिख रहे हैं, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग, if you are making questions related to your sub factors and you are taking questions from another tool, आप अगर दूसरों के बने बनाए स्टैंडर्डाइज्ड टूल से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, तब फिर आप प्लेगराइज मैटर की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर मेकिंग ए टूल, then you should make your own questions, own word in your own wordings. आपको अपने क्वेश्चन बनाने चाहिए, और आप दूसरों के क्वेश्चनायर, टूल्स, स्केल्स देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्वेश्चंस बनाए हैं। लेकिन यहाँ आपको अपना टूल मेक करते समय अपने क्वेश्चंस, पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चंस आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने चाहिए। तो यहाँ भी हमें प्लेगरिज्म की या प्लेगराइज मैटर की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और उसके बाद में फिर हम टेस्ट रिटेस्ट करेंगे। टेस्ट रिटेस्ट के बाद में स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला यूज करेंगे। इसके बाद में फिर हम रिलायबिलिटी उसकी निकाल लेंगे, और रिलायबिलिटी निकालने के बाद वैलिडिटी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपने एक्सपर्ट्स को वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी के लिए देंगे, वो चेक करेंगे, और वहां भी प्लेगरिज्म का कोई मसला नहीं आएगा। बहुत से कैंडिडेट जनरली अदर देन क्वांटिटेटिव और अदर देन लिटरेचर, अदर देन साइंस, कुछ न्यू स्टडीज कर रहे हैं। दे आर यूजिंग सम न्यू टेक्निक्स on researches. My friend has done a research on Muhammad Kaif. He was my junior in, वो यहाँ मेरा जूनियर था, और उसने मोहम्मद कैफ पे एक केस स्टडी की है। और उसको अक्सर एक प्रॉब्लम होती थी, वो न्यूज़पेपर्स की कुछ कटिंग इस्तेमाल करना चाहता था, और जब भी वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स को लगाना चाहता था अपने वर्क में, तो वो उसको प्रॉब्लम आ रहा था कि ये तो सॉफ्टवेयर उसको प्लेगराइज करके ले रहा है। तो वो आना ही आना था।
तो फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि यू शुड टेक द परमिशन विद डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। आपको ऑलरेडी परमिशन लेनी चाहिए कि वी आर कोटिंग, वी आर मेंशनिंग योर कटिंग इन आवर वर्क। और इसके बाद मोहम्मद कैफ पर शायद किसी ने कोई ऑटोबायोग्राफी या कुछ इस तरह का मैटर बनाया है, तो वहाँ से भी उसने कुछ मैटर लिया, तो वो भी कुछ-कुछ उसको प्रॉब्लम कर रहा था। और फिर वो भी हमने सॉर्ट आउट किया कि जिनके पास ओरिजिनल राइट्स थे, उनसे हमने परमिशन ली और आफ्टर ऑल वो सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि अगर हम न्यू अप्रोचेस भी लेते हैं, केस स्टडीज़, ग्राउंडेड थ्योरी और नरेशंस, तो बहुत से ऐसे नरेशन हैं, जैसे क्रिकेट में तो मैं जनरली इंटरनेट में देखता हूँ, वो एक कहानी की तरह आता है कि एक बार ऐसा हुआ, एक बॉल पे 300 रन बन गए। तो अब अगर हमें इसको नैरेटिव इंक्वायरी करनी हो, एक हम न्यू अप्रोच यूज़ करें रिसर्च का, तो जनरली वो घटना बहुत से वेबसाइट्स ने दिया हुआ है, बहुत से मैगज़ीन्स ने दिया हुआ है, वो ऑलरेडी प्लेगराइज़ की कैटेगरी में ही आएगा। तो वहाँ भी एक ही तरीका है कि वी कैन टेक द परमिशंस एंड वी कैन कोट, वी कैन मेंशन इन आवर वर्क। तो इस तरह से अगर हम कोई डिफरेंट चैप्टर भी लिख रहे हैं, जैसे मैं अभी टूल मेकिंग चैप्टर की बात कर रहा था, कि अगर हम उपकरण निर्माण का एक चैप्टर बनाते हैं और उसको अपने थीसिस में यूज़ करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया। और कुछ लोग बहुत से डिफरेंट टाइप के भी वर्क करते हैं। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर में भी देख रहा था कि जनरली वहाँ पे कोई ये बाइफरकेशन ही नहीं था कि फर्स्ट चैप्टर विल बी रिलेटेड इंट्रोडक्टरी और सेकंड चैप्टर विल बी रिलेटेड रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर। वो उन्होंने पटनायक पर काम किया था। देवदत्त पटनायक जो माइथोलॉजीज पर आजकल नॉवेल लिख रहे हैं। देयर आर सो मैनी नॉवेल्स ऑन इंडियन माइथोलॉजीज। वो नए सिरे से, नए तरीके से ओल्ड कैरेक्टर्स को कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ फिक्सिशियस मेथोडोलॉजी नहीं थी। उन रिसर्च वर्क में उनके अपने ही चैप्टर्स थे, कहीं स्पिरिचुअलिटी पे लेके एक चैप्टर था, तो दूसरा चैप्टर वुमेन वॉइसेस पे था। वो वुमेन कैरेक्टर्स जो हमारे मेथोडोलॉजी से आए हैं। तो वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर हम कोई नया तरीका भी अख्तियार करते हैं, तो जनरली वहाँ प्लेगरिज्म की इस टाइप की प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन प्लेगरिज्म से बेसिकली बचने के 3 ही तरीके हैं हमारे पास, कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक परमिशन। जिसका भी ओरिजिनल कंटेंट है, हम उससे परमिशन ले लें और मेंशन कर दें। उनको बाकायदे हम कोट करें और साइट करें अपने वर्क में। दूसरा तरीका है कि हमें ओन वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को लाना चाहिए। और तीसरा तरीका है कि हमें वर्ड्स को चेंज कर लेना चाहिए, अगर उन वर्ड्स को यूज़ करना हमारे लिए कंपल्सरी है तो। लेकिन ये मशीन पर डिपेंड करता है कि वो जो थर्ड कैटेगरी है, वो उसको पैराफ्रेजिंग में तो नहीं ले लेगा। टर्निटिन ले लेता है, लेकिन उरकुंड पैराफ्रेजिंग को नहीं लेता है। वो पैराफ्रेजिंग के लिए थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको देता है, या ये कहिए कि आपकी व्यवस्थाओं को समझता है। If you have any question related to today's lecture, you can raise here. Hello. I am waiting your response. If you have
some questions related to plagiarism, how you will avoid at first chapter, how you will avoid plagiarism in second chapter. If you have, then you can raise here at chat box. You are listening my voice? Sushma Chogle ma'am, Kanta Devi ma'am, you are listening? Shivani Jyotsi ma'am, Rupali Khashid ma'am. Okay. So why are you not raising your questions? अगर आप लोगों के पास कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि पहले चैप्टर में कैसे बचना चाहिए, दूसरे चैप्टर में हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या तीसरे में या चौथे में या पांचवें में। आप लोगों ने यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, सो मे बी कि बहुत ऐसा हो कि यू हैव नॉट सम क्वेश्चंस, लेकिन अगर जनरली आपके माइंड में कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मीन्स नो एनीवन हैव क्वेश्चंस। और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इन माय ओपिनियन कि वी शुड टेक क्लोजर। आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। प्रियंका सावंत, तन्वी सिरोदकर, राजू हुले, जयदीप कदम सर, सुहास कामले, प्रसाद शिंदे, आप किसी के पास भी अगर क्वेश्चन नहीं है तो मीन्स आज का प्रोग्राम हमें फिनिश करना चाहिए। ओके, मैनी मैनी थैंक्स टू यू। वी विल मीट अगेन at the same time.